और इसके पश्चात बहुत ही कम उम्र में मैं जब 12th में पढ़ती थी जी। तो उस समय मेरा विवाह हो गया। तो उस समय एक 10 साल का ब्रेक साहित्य में लगा। क्या बात है। तपस्विनी सी तपती रही, अश्रु पी गई सिया, किंतु इस जगत ने बोलो फिर भी तुमको क्या दिया। कि अगर जीवन में रिश्तों में संशय आ जाए तो ये मान लीजिए घुन की तरह वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं देश की जानी मानी कवियत्री और हमारी बड़ी बहन सतना जिले से, जिनको आप सभी जानते हैं। सतना मध्य प्रदेश से, सतना की भूमि से हमारे बीच आज उपस्थित हैं दीपा गौतम जी। तो आइए आज इनसे वार्ता करते हैं, जानते हैं इन्हीं के मुख से, इन्हीं के संदर्भ में तमाम बातें और कुछ साहित्यिक परिचर्चाओं के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ दीपा जी, आपका आरंभ अनुष्ठान में। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर उपस्थित होकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छा लग रहा है कि जो साहित्य के लिए स्वयं एक क्रांति है, आज मेरे बगल से मेरा इंटरव्यू ले रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति और बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। धन्यवाद। चलिए, पहला प्रश्न हमारे श्रोता ने ऐसी, जब एक इंटरव्यू की बात आती है तो एक प्रश्न आता है मन में कि जिस व्यक्ति को हम सुन रहे हैं वो कहाँ पर उसका जन्म होता है और उसके जीवन की जो यात्रा है कैसे आरंभ होती है। तो बस वहीं से मेरा पहला प्रश्न है कि आपका जो जन्म स्थान है वो क्या है? मेरा जन्म स्थान यहाँ नागौद तहसील में एक गांव है रहीकवारा, यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर है जी। वहीं मेरा जन्म हुआ और हमारी जो शिक्षा दीक्षा है ये सतना में हुई जी। प्रारंभिक शिक्षा और महाविद्यालय की तमाम शिक्षाएं आपकी यहीं से हुई? हाँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा कुछ इस तरह की स्थितियां बनती थी कि मम्मी थी नहीं जी। और पापा जी की जहाँ भी पोस्टिंग होती थी आसपास जो भी स्कूलें होती थी बस वहीं एडमिशन हो जाता था। क्या बात। तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सभी स्कूलों से लगभग मैंने शिक्षा ग्रहण की। सिचुएशन पर बिल्कुल डिपेंड करता गया कि आप कहाँ कि नियरेस्ट में एक साल सीएमए भी था, नियरेस्ट में विवेकानंद विद्यालय भी था और गवर्नमेंट स्कूलें भी थी। तो जब जैसी स्थितियां आती गई तब तक। इसके पश्चात आप साहित्यिक यात्रा से कैसे जुड़ाव हुआ आपका? वैसे सच पूछूं तो कविताओं से तो मेरा बचपन से लगाव था। मैं जब पढ़ती भी थी विद्यालय में तो हमारे यहाँ तुलसी जयंती मनाई जाती थी जी। तो तुलसी जयंती में स्वरचित रचनाएं अक्सर दी जाती थी। तो समस्या ये होती थी कि स्वयं लिखने वाले कोई नहीं मिलते थे, तो अक्सर हमेशा मैं ही फर्स्ट प्राइज पाती थी। क्या बात। तो इस बात से मेरे शिक्षक भी बहुत खुश रहते थे। 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी भी तरह का साहित्यिक कार्यक्रम हो तो मुझे अवश्य स्थान मिलता था और बहुत सारे मैंने बचपन में प्राइज भी जीते। क्या बात है। और इसके पश्चात बहुत ही कम उम्र में मैं जब 12th में पढ़ती थी जी। तो उस समय मेरा विवाह हो गया। तो उस समय एक 10 साल का ब्रेक साहित्य में लगा। क्या बात है। और इसके बाद फिर मैंने पुनः जब बीएड किया और वहाँ पर एक दिन एक स्वरचित कविता पाठ का एक कार्यक्रम हुआ और तत्काल ही तब से मैंने एक बार फिर से लिखना शुरू किया और उस दिन मेरी जो रचना पाठ भी था वो भी सबसे प्रथम आया और लेखन भी प्रथम आया। तो मुझे लगा कि शायद मुझे फिर से लिखना चाहिए। जी। बीच में एक लंबे अंतराल के पश्चात भी आपका लेखन कार्य? बिल्कुल बिल्कुल। उज्जैन में 2013 में जब मेरा संविदा में सिलेक्शन हुआ तो हमारे यहाँ एक पीरियड लगता था कवि सम्मेलन का, वो 1 घंटे का दर्शक वो होता था कालांश। तो वहाँ पर सभी को अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी पड़ती थी, तो बस मैंने भी वहीं से किया। क्या बात है। और वहाँ पर हमारे जिले के सत्येंद्र पांडे सर हैं, उन्होंने मेरी कविताएं सुनी तो कहा कि हम कवि सम्मेलन में आपको एक बार बुलाएंगे, आप अवश्य आइएगा। और वो मेरे लिए ये कहना चाहिए कि बहुत डरावना था। मुझे लग रहा था मंचों में जाने से भी मुझे घबराहट होती थी। तो मुझे लगता था मैं मंचों में कैसे कर पाऊंगी। मेरे गुरु जी हैं सुमेर सिंह शैलेश जी, जो आज इंतकाल हो चुका है उनका। मैं उनके अंडर में पीएचडी करती थी। जब उनकी शोध छात्रा थी तो उस दौरान मैंने अपनी एक लिखी हुई पुस्तक थी मेरी राम सुयस। क्या बात है। तो उस समय मैंने उनको दी, मैंने कहा गुरुजी इसकी भूमिका आप लिखिए और इसमें क्या सुधार करना हो उसे भी मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम लिखती तो बहुत अच्छा हो, एक आठ सुनाओ अगर कुछ बनता हो। तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ गीत लिखे थे। तो
अब ये भी नहीं पता था कि गीत की श्रेणी में है भी कि नहीं है। बिल्कुल प्रारंभिक दौर। हाँ, तो दिखाया मैंने और उन्होंने कहा कि सुनाओ। तो वो जब भी मैं जाती अपने आलेख के लिए तो वो जरूर मुझसे प्रतिदिन वो सुना करते थे और बोलते थे कि बेटा तुम मंच में आ जाओ। तो मैं कहती थी गुरुजी मंच में जाने में भी मुझे डर लगता है, मैं मंच में कैसे कर पाऊंगी। पर माँ भगवती की कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद और पांडे सर की प्रेरणा आदि धीरे धीरे करके फिर रवि सर, शैलेंद्र दादा और तेज भान जी सब, मतलब ये सब लोग सामने आते गए और सब कारवां बनता गया बस। बिल्कुल। इसके अलावा आपने कैसी रचनाएं की हैं, मतलब छंदबद्ध गीत या और? मेरा एक छंद शास्त्र भी है, उस पर मैंने छंद के ही मतलब श्रृंगार के ही छंद लिखे हैं जी। और एक मेरा जैसा कि भक्तिपूर्ण, जहाँ से मेरी कलम शुरू हुई भगवान राम से जी, वो मेरा पहली पुस्तक थी राम सुयस। इसके पश्चात जो अगली पुस्तक मेरी आई वो वीर रस में है, बर्बरीक सुयस जी। उसको मैंने मुक्तक शैली में लिखा हुआ है जी। और एक गीत संग्रह है मेरा विश्वदीप करके है जी। और चुटपुट गजलें और चुटपुट रचनाएं और वो टीवी चैनल या कुछ थोड़े बहुत पेपर वगैरह में और इन सब रचनाओं भेजती रही। लगभग कितने संकलन हैं आपके पास आपकी रचनाओं? अभी 5। क्या बात है, 5 बस काव्य संग्रह ही है? हाँ, काव्य संग्रह ही है मुझे। अब गद्य की सोची एक कहानी संग्रह लिखने के लिए तो 1-2 रचनाओं से शुरुआत की है, पर हो गया बीच में स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ा सा हट गई थी जी। पर अब सोचती हूँ फिर से लिखना चाहिए। पर्याप्त काम है आपका। काफी बड़ी बात होती है, एक ही संकलन तैयार करने में वर्षों बीत जाते हैं। आपने 5 पुस्तकें की हैं और इस उम्र में तो आगे बिल्कुल आप कर पाएंगी। मुझे ये अच्छा लगता है जब महिलाएं अपने घर के काम, दैनिक चीजें और हर चीजें संभालते हुए भी कुछ अलग करती हैं, तो उसका तो देखिए उसकी चमक ही अलग होती है। तो आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। कुछ जो पहला आपका जो संकलन आया था उससे अगर आपको कोई रचनाएं याद हो? हाँ, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। कुछ छंद है मेरे पुष्प वाटिका के, जो मैंने भगवान राम और माता जानकी के प्रथम मिलन पर लिखे थे। क्या बात कि जनकपुरी में सिया राम के प्रणय की बेली, वाटिका में छाई कंज कली कचनार। क्या बात है। जनकपुरी में सिया राम के प्रणय की बेली, वाटिका में छाई कंज कली कचनार है। बेला चंपा जूही गुलदाउदी की लोल करे, जलज कुमुदनी गुलाब की बहार है। रात रानी चमेली गुल चांदनी महक रही, देखो वसुधा में कैसी बसंती बहार है। और सिए के नयन दीपा और कजरे की कोरबा की, काली घटा छाई प्रमदास सुकुमार है। क्या बात है। 2 ऐसे छंद हैं जो आपने देखा हो कि राम को रूप निहारत जान के कंकन के नग की परछाई, कुछ ऐसा ही मैंने भी लिखने का प्रयास किया था कि एक मर्यादा ऐसी चीज होती जो प्रेम होने के बाद भी वो कभी व्यक्त नहीं होता। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जानकी का है कि सहज समर्पण नैनों का नैनों के, नाथ रघुनाथ सियहि कहने लगी। क्या बात है। सहज समर्पण अरे नैनों का नैनों से, नाथ रघुनाथ सियहि कहने लगी। और पंथ पथरीला बड़ा प्रेम का जगत में है, सोच सोच मन में विचार करने लगी। राम का सौंदर्य राग भर रहा अनुराग, नैनों में प्रीत की बहार सजने लगी। और देखे बिन रहे नहीं पर देख सके नहीं, प्रीत की अनोखी परिभाषा रचने लगी। प्रीत की अनोखी परिभाषा रचने लगी। और प्रभु श्री राम के हृदय की स्थिति देखिए। स्वागत। कि कलियों में दिखे सिया, गलियों में दिखे सिया, क्यारियों में बेलियों में सिया दिखने लगी। कलियों में दिखे सिया, गलियों में दिखे सिया, क्यारियों में बेलियों में सिया दिखने लगी। और दिन कर की लालिमा में और घटाओं की कालिमा में, चांद और तारों में भी सिया दिखने लगी। अरे राम का विरागी मन हुआ अनुरागी मन, राम का
विरागी मन हुआ अनुरागी मन, राम के हृदय में राग सिया भरने लगी। मानो वह हुए किशोर मन हुआ वन मोर, सावन में सीखी जैसी सिया लगने लगी। बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये मेरी पहली रचनाओं में से है। वाह, ये तो लगती ही नहीं पहली रचना है, ऐसा लगता है छंद के लिए माता ने आपको स्वयं चुना है और बहुत अच्छा लिख रही हैं आप। एक प्रश्न आया से जब आप कविता पढ़ रही थी तो मन में आया कि घर का कैसा सहयोग रहता होगा, क्योंकि ये जो कविता है बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ छुड़वा देती है। बहुत कठिन। अब आप भी एक नारी है, समझ सकती हैं कितना कठिन सफर होता है। संयुक्त परिवार के साथ में सफर करना, तो वो जानने की जिज्ञासा है। लिखने की जहाँ तक बात है, मेरी तो कुछ ऐसी स्थिति कि तो अकेली बहू होना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। तो इसके कारण मुझे जो समय रात को 10 से 11 बजे अगर फ्री हुई हूँ तो 11 से 1 मेरा लेखन का काम होता था। तो उस टाइम पर मैंने राम सुयस भी लिखी, बर्बरीक सुयस मैंने तब लिखा था जब कोरोना का समय था, तो ज्यादा समय मिलता था, विद्यालय भी बंद थे, उस दौरान मैंने उसे पूरा किया। पर जब भी मतलब परिवार के अलावा जो समय मिलता, चाहे विद्यालय में भी जब मेरा कालांश खाली होता या कोई काम नहीं होता, तो मैं अकेले बैठ कर जाकर गार्डन में कुछ लिखने का प्रयास करती थी। बस इस तरह से है। बाकी सचमुच बहुत कठिन होता है साहित्य का सफर करना, पर भगवती की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद और सबका सहयोग हो तो जीवन में सबसे बड़ी आपकी मेहनत है और कर्मठता जिसमें आप अनवरत लगी हुई है। वैसे पहली आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कहाँ पर होती है? 2013 में यहाँ चित्रकूट के पास मझगांव ब्लॉक है। अच्छा। वहाँ पर एक विद्यालय है हायर सेकेंडरी पतौर हिरौंदी जी। तो वो मेरी पहली नियुक्ति वहाँ हुई थी। और सच पूछिए तो साहित्य का सृजन मैंने वहीं से अनवरत चालू किया। क्या बात है। क्योंकि वहाँ 1-1.5 घंटे का समय जाना, 1.5 घंटे का आना। उस दौरान जब मैं बस में बैठती थी तो मैं सबसे पीछे बैठती थी कि जिससे किसी से बात ना करनी पड़े। पूरे समय जाते हुए भी लिखती थी और आते समय भी लिखती थी। क्या बात। तो इस तरह से मेरे जो गीत हैं वो कहना चाहिए हिरौंदी की देन है। वहाँ पूरा प्राकृतिक वातावरण, जंगल, तो ये सारी चीजें हमेशा प्रेरित करती रही। कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी जीवन में? मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी कठिनाई, जब मैंने केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू दिया, उस समय मैं बहुत अंतर्मुखी व्यक्तित्व की थी। अब तो बहुत कुछ बोलने लगी। पर उस समय स्थिति ये थी कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लगभग हर प्रश्न मुझसे आता था, पर जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए मैं उस तरीके से बोल नहीं पा रही थी। और यहाँ तक कि मैं इंटरव्यू देते देते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि बताओ, मैं सब कुछ जानते हुए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, मैं यहाँ पर मेरी तरक्की अब रुक जाएगी। तो अंदर से एक दर्द, जो कहना चाहिए, कवि सम्मेलनों में आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मुझसे बोलते बनने लगा। क्योंकि उस वक्त शब्द तो हुआ करते थे पर अभिव्यक्ति नहीं थी। तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, पर भगवती की कृपा हुई, पर मंच में बहुत कुछ सीखा। आप यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब हम कुछ खोते हैं तो वहां से ही कुछ नवीन सृजन होते हैं, वही क्रम है। और जैसा कि आपने बताया आपकी माताजी नहीं है, तो एक और कठिनाई ही है बहुत। एक तो सामाजिक, दूसरा पारिवारिक, कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं। वही इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये मानती हूँ कि जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है, या चाहे वो आप एजुकेशन के क्षेत्र में या साहित्य के, उसमें कहीं ना कहीं वो कठिनाई भी एक प्रेरणा का काम करती है। आप अपने लिए उस कठिनाई को सकारात्मक रूप में लीजिए। बिल्कुल, मेरी तो स्थिति ऐसी, जब मैंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी की तो उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो इवन दैट मैं गोद में लेकर बेटी को बैठती थी तो पुस्तक लेकर बैठती थी कि कम से कम 10-20 क्वेश्चन पढ़ लूंगी जब तक उसको सुला रही थी। तो ये स्थितियां बनी रही। ऐसा ही साहित्य में, चूंकि घरेलू जिम्मेदारी और होना भी चाहिए, क्योंकि पहली प्राथमिकता तो हमारा घर होता है। तो घर के साथ साथ जब भी समय मिलता, मुझे अकेलापन मिलता, तो मैं किताबों के बीच रहती। और पढ़ने का पागलपन तो ऐसा था कि मैं 2-2 रात जागकर नोवेल पढ़ा करती थी। क्या बात है। इतना शौक था मुझे। मैंने अपने जीवन में तकरीबन 100 उपन्यास पढ़े और बहुत मुझे प्रेरणा मिली उपन्यासों से। बहुत
लेखन की जो परंपरा अद्भुत। लगभग किन्हें आपने पढ़ा है अभी तक? मैंने प्रेमचंद के कई उपन्यास पढ़े। जी। प्रेमचंद के अतिरिक्त आपने कौन कौन सी पुस्तकें किनकी पढ़े हैं? प्रेमचंद के अतिरिक्त महादेवी वर्मा को मैंने बहुत पढ़ा है। क्या बात। उनके लगभग हर गीत संग्रह को बहुत अच्छे से पढ़ा, एक एक नहीं 2-2 बार भी पढ़ा। मतलब मेरी प्रेरणा, सच पूछिए गीतों के लिए अगर प्रेरणा है तो महादेवी वर्मा ही है। बिल्कुल। उनके जो गीतों में गहराई है, जो शब्द समन्वय है, और जो एक ऐसा चित्र प्रस्तुत उन्होंने किया है जो सिर्फ ना कि आध्यात्म बल्कि वास्तविक जीवन से जो छूता हुआ उनके जो गीत हैं वो सचमुच हृदय स्पर्शी है। और ऐसा लगता है कि जैसे हर उस वियोगी आत्मा के पीछे उस परमात्मा की तरह हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप से एक परिचय पाना चाहता है। तो कुछ ये सारी चीजें। साहित्य अध्ययन का तो अपना अलग ही महत्व है। नवीन रचनाकारों में आप किनके गीत पसंद करते हैं? कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें आप पढ़ना पसंद करते हैं? नवीन रचनाकारों में किस दशक की बात? क्योंकि बहुत सारे 20वीं सदी हो गया, 20वीं सदी हो गया। क्योंकि पहले तो मेरे आदर्श मेरे गुरु जी हैं डॉक्टर सुमेर सिंह शैलेश जी। तो मैं उनके गीत मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा। उनके गीत मैंने बहुत पढ़े, उनकी 2-3-4 पुस्तकें मेरे पास हैं। और हमारे यहाँ के गीतकार हैं आदरणीय शैलेंद्र सिंह सैल जी, उनके भी गीत बहुत अच्छे रहते हैं। और जो हमारे और भी रचनाकार हैं, मतलब मैं गीत हर तरह के पसंद करती हूँ, हास्य में भी हो, गंभीर भी हो। जैसे हमारे यहाँ के एक हास्य में बहुत प्रसिद्ध कवि हैं रविशंकर चतुर्वेदी जी, उनकी गजलें मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह सत्येंद्र पांडे जी हैं, उनके जो छंद हैं, उनके छंद भी मेरे विद्यालय तक बच्चे उसका पसंद करते हैं और प्रस्तुतिकरण करते हैं। इवन दैट 4 सालों से मेरा जो विद्यालय है वो राष्ट्र स्तर पर काव्य पाठ क्या बात जीतते चला आ रहा है। तो हमारे यहाँ के बच्चे भी साहित्य से जुड़े हुए हैं और अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं। बड़ी बात है। में बड़ी बात है। कुछ और रचनाएं आपके स्मरण में कुछ माँ पर हो तो आप सुनाइए। माँ पर मेरी एक गजल थी। स्वागत। आपने सीता जी पर बहुत अच्छा छंद सुनाया, कुछ ऐसी ही रचनाएं आपके दिमाग में जो है? हाँ, एक है मेरा सीता जी पर एक बहुत अच्छा गीत है जो मैंने कई बड़े बड़े मंचों में पढ़े हैं जी, वो मैं सुनाती हूँ। स्वागत है। कि प्रीत के ही पथ चली थी, प्रीत को सघन किया, किंतु इस जगत ने बोलो फिर भी तुमको क्या दिया। क्या बात। तपस्विनी सी तपती रही, अश्रु पी गई सिया। हाँ। तपस्विनी सी तपती रही, अश्रु पी गई सिया, किंतु इस जगत ने बोलो फिर भी तुमको क्या दिया। कि छाया बन के तुम चली, किंतु फिर गई छली। छाया बन के तुम चली, किंतु फिर गई छली, और वेदना प्रवंचना के आग में सदा जली। क्या बात। और शीलता की मूर्ति तेज पुंज पुत्र राम को, शीलता की मूर्ति तेज पुंज पुत्र राम को, और सूर्य वंश के हैं शौर्यशाली सुत राम जो। तुमने राजपुत्र से प्रभु राम है बना दिया, और किंतु इस जगत ने बोलो फिर भी तुमको क्या दिया। वाह। कि प्रेरणा प्रतीक तुम, आराधना की दीप तुम। प्रेरणा प्रतीक तुम, आराधना की दीप तुम, और संस्कारों से सिया वसुंधरा की प्रीत तुम। क्या बात। और सारे सुख त्याग करके तुमने शूल पथ लिया, सारे सुख त्याग करके तुमने शूल पथ लिया, और 3 माँ के पुत्र को भी एक पत्नी व्रत दिया। और 3 माँ के पुत्र को
भी एक पत्नी व्रत दिया। वाह। और तुमने इस जगत के लिए अग्नि परीक्षा दिया। तुमने इस जगत के लिए अग्नि परीक्षा दिया, किंतु इस जगत ने बोलो फिर भी तुमको क्या दिया। तपस्विनी सी तपती रही, अश्रु पी गई सिया, और किंतु इस जगत ने बोलो फिर भी तुमको क्या दिया। गीत की आखिरी पंक्तियों में सीता के साथ संपूर्ण नारी समाज के लिए मैंने उठाया है कि अगर जीवन में रिश्तों में संशय आ जाए तो ये मान लीजिए घुन की तरह वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और सीता ने जिस जनता के लिए, जिस अपने प्रजा के लिए सब कुछ त्याग दिया था, आखिरकार दोबारा जब प्रजा ने फिर से उसका प्रमाण मांगा तो सीता ने इस संसार को त्याग देना ही उचित समझा। तब उस करुणा को मैंने आखिरी गीत के आखिरी बंद के रूप में रखा। सुनिएगा। स्वागत। कि प्रेरणा का चर्म जब जिया तो रो पड़े सिया। प्रेरणा का चर्म जब जिया तो रो पड़े सिया। अरे क्या ये मेरा पाप साथ अपने पति का जो दिया। क्या ये मेरा पाप साथ अपने पति का जो दिया। अरे संशय की दवा न कोई, संशय व्याधि रोग है। संशय की दवा न कोई, संशय व्याधि रोग है। खुद को जांचिए प्रथम, विश्वास ही संयोग है। समा गई धरा की गोद, जग को सांत्वना दिया। पर किंतु इस जगत ने बोलो फिर भी तुमको क्या दिया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ गीत आपके जो मन के हो, आप बहुत अच्छा सुना रही हैं। चलिए मैं एक श्रृंगार का गीत सुना देती हूँ।